Okay. So as we have discussed about the human resource management basics, so now let us start with the history of human resource management. So this is quite clear कि आज जो हम लोग HRM पढ़ रहे हैं, whatever we are studying today, or we know the concept of HRM, it was not there, means it was not prevalent there maybe decades ago. It was not there. आप कुछ साल पहले की बात ले लो, तो it was not prevalent few decades ago, right? Because HRM and traditionally we used to know about administration. Administration is the basic function. We have heard about it, and it's a very common function. Even now also you will observe in various companies, as of now also they are running as administration, right? HRM is still now in nascent stage. For many small entrepreneurs, they don't follow this, and definitely for a few years ago it was not at all prevalent. So HRM as a concept was not developed, but now we all know that HRM is commonly used in almost all companies, in all big companies, and for MNCs it is quite common. And even companies are coming up with new terminologies and new concept, new very upgraded concept of human, emphasizing the importance of human resources for an organization, right? It is a lot of importance has been given to human resource. Like we also come across with the term like human capital management and so. So let us move to back. I'm going back towards the history. मैं हिस्ट्री की तरफ जा रही हूँ अभी. तो 1900s की बात है. तो इन द अर्ली 1900s उस टाइम में क्या था, बिजनेस ओनर्स का कॉन्सेप्ट क्या था, दैट दे यूज्ड टू बिलीव कि अगर एम्प्लॉइज को इफेक्टिवली मैनेज करना है आपको, दे हैव टू बी कॉन्स्टेंटली सुपरवाइज्ड एंड फोर्स्ड टू वर्क. तो कॉन्सेप्ट ये था कि अर्ली 90s की बात करें, 1900s की, कि जब ओनर्स या मैनेजर्स का एक बिलीव था कि अगर एम्प्लॉइज को अच्छे से काम कराना है तो उनको कांस्टेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन के अंदर रखना पड़ेगा. इसका मतलब है उस टाइम डेफिनेटली एम्प्लॉइज वेयर फोर्स्ड टू वर्क. एक फोर्सफुल काम का था. उनका assumption था that all employees are same, equal in terms of productivity. When they failed to achieve the set target, they were disciplined or fired. तो उस टाइम में the main approach था, it was disciplined or fired. Flexibility का कोई बात ही नहीं था. Flexibility तो बहुत बाद में अभी आया है. इसके बाद आया FW टेलर. इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को चैलेंज किया and he come up with the scientific approach to management. Now ये scientific approach क्या होता है? Scientific approach clearly indicate करता है that there's a science. Science क्या बताता है? That there's a one best way to do a job. मतलब हर एक काम को करने का एक सही तरीका होता है जिसको हम लोग प्रोसेस बोलते हैं. आज की डेट में मैनेजमेंट में हम लोग इसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्योर के नाम से भी जानते हैं. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच ने ये जो चैलेंज थी, जो पहले का जो पहले का जो कॉन्सेप्ट था, दैट इज कांस्टेंट सुपरविजन एंड डायरेक्शन. मतलब एम्प्लॉइज को कांस्टेंट सुपरविजन देकर या उनको फोर्सफुली काम करवाना पड़े, इस अप्रोच को चैलेंज किया. And they suggested that managers should adopt a scientific and objective approach to determine how work should be designed and carried out most efficiently. तो अभी FW टेलर ने क्या बताया जो साइंटिफिक मैनेजमेंट में, कि मैनेजर्स को क्या अडॉप्ट करना चाहिए? एक साइंटिफिक अप्रोच, मतलब एक काम को करने का एक साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच. एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच को हमको यूज करना चाहिए. तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्या होगा? जब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच को यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दो तरह का अप्रोच होता है. ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेट अ गोल कि ये हमारा है, मतलब वी कैन मेजर इट प्रॉपरली, वो होता है ऑब्जेक्टिव गोल. और सब्जेक्टिव मतलब आई वांटेड दिस, आई विश टू डू दिस, मतलब वहां पे कोई क्लियर सेट टारगेट्स या क्लियर डिफाइंड ये नहीं होता, राइट? सो साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव अप्रोच यूज करने के लिए FW टेलर जी ने सजेस्ट किया. ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो साइंटिफिक मैनेजमेंट अब किस चीज को स्टडी करा? यहाँ पर सारे प्रोसेस को, यहाँ पर जो ये साइंटिफिक अप्रोच है, ये मेनली क्या है? किसी भी प्रोसेस को साइंटिफिकली या सिस्टमेटिकली स्टडी करना. मतलब आप बोल सकते हो उसको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच. यहाँ पर आपके जितने भी जॉब टूल्स हैं, जॉब के टूल्स ले लो, इसके बाद आप प्रोसेस ले लो, ये सारी चीजों को अच्छे से स्टडी किया जाता है इन डेप्थ एनालाइज करके उसको फिर स्टैंडर्डाइज किया जाता है, फिर स्टैंडर्डाइज होता है. ठीक है, जैसे एक इंजीनियर ने बताया सब कुछ को करके कि एक काम को करने में हमें क्या मैं लिख रही हूँ स्टैंडर्डाइज. ठीक है,
एक काम को करने में इतना टाइम लगेगा, तो इस काम को करने में इतना टाइम लगेगा, वो कैसे करा उसने, उसको डेफिनेटली स्टडी किया, ही एक्सपेरिमेंट ऑन दैट प्रोसेस, उसके बाद उसको स्टैंडर्डाइज किया गया ना ऐसे। So scientific management principles spread quickly and gained wide popularity, क्योंकि उस टाइम में क्या साइंटिफिक मैनेजमेंट जब आया था ना, it came after your industrial revolution only, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ये जरूरी भी था, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया था तो जस्ट प्रोडक्शन स्टार्ट हुई थी, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रही थी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के पहले तो मशीनरीज वगैरह उतनी थी नहीं, तो जब मशीनरीज वगैरह का डेवलपमेंट हुआ तो ह्यूज डेवलपमेंट और ह्यूज प्रोडक्शन स्टार्ट हुई, तो ह्यूज प्रोडक्शन मतलब बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, बट दैट टाइम लेबर वर ट्रीटेड एज स्लेव्स, तो कोई प्रोसेस नहीं था काम को करने का, कोई तरीका नहीं था, सही तरीका नहीं था, so that time scientific management gains its popularity because it focused on the process। यहाँ पर क्या हो गया देखो, साइंटिफिक मैनेजमेंट का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हुआ कि जो काम को करने का कोई तरीका नहीं था, एक काम को इधर से इधर कर रहे, इधर से इधर कर रहे, ऐसे कर रहे, ऐसे कर रहे, इस तरीके से कर रहे थे, तो डेफिनेटली ये काम को करने में मे भी 10 दिन लग रहे हैं, 10 days। सब साइंटिफिक मैनेजमेंट किया गया, उसी काम को जो एनी प्रोसेस, कोई भी काम को करने के तरीके को प्रोसेस में लाया गया कि ये प्रोसेस है, उस प्रोसेस को डिफाइन किया गया कि ये प्रोसेस है इस काम को करने का, एंड टू एंड एकदम। अब मे बी दिस इज एन अननेसेसरी मूवमेंट, दिस इज एन अननेसेसरी मूवमेंट, इसको रिमूव किया गया, देन इट सेट एंड स्टैंडर्डाइज द ओनली प्रोसेस विच वर्क वेल, तो इस प्रोसेस को फिर सेट कर दिया गया कि हाँ ये स्टैंडर्डाइज तरीका है, this will take this much amount of resources and maybe 2 days। मैं मतलब एग्जांपल देती हूँ आपको, साइंटिफिक मैनेजमेंट को फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन किया था फोर्ड मोटर्स ने, और फोर्ड मोटर्स जानते होंगे उसके बारे में, तो इसमें कार चेसिस जो है उसको बनाने में 12.5 घंटे लगते थे, 12.5 hours, which was reduced to only 90 minutes when first implemented। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का इतना इम्पैक्ट हुआ, तो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड the impact of scientific management in the entire production process and the popularity it gained during that time। होगा ना, तो 12.5 घंटा 12.5 hours से 90 मिनट में आना कोई भी चीज का, तो यू कैन जस्ट चेक इट वंस, आप लोग गूगल में चेक कर लेना। The scientific management approach resulted in work methods and techniques that emphasized employee output। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था, यहाँ पे जितने भी वर्क मेथड्स या टेक्निक्स हम यूज कर रहे थे, दे एम्फसाइज्ड ऑन एम्प्लॉय आउटपुट, तो यहाँ पर एम्प्लॉय आउटपुट के ऊपर हम लोग का कंसिडरेशन था, एम्प्लॉय का आउटपुट क्या है, तो आउटपुट के ऊपर आप जब कंसिडर करते हो तो डेफिनेटली आप आउटपुट फोकस्ड हो, तो आउटपुट फोकस्ड होने के लिए आउटपुट कैसे आएगा, सपोज मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आउटपुट को मैक्सिमाइज करना है, जैसे आपके मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, दिस इज योर आउटपुट। मार्क्स अच्छे कैसे आएंगे, उसके लिए आपका जो आप बैक एंड में देखोगे, आपका प्रोसेस, सिस्टम, इनपुट, ये जो है ना, ये सारी चीजें अच्छी होनी चाहिए, ये सब अच्छा होगा तो ऑटोमेटिकली आउटपुट अच्छा होगा। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक अप्रोच ऑल्सो वर्क्स विद दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, द साइंटिफिक अप्रोच रिजल्टेड इन वर्क मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट एम्फसाइज्ड एम्प्लॉय आउटपुट, तो यहाँ पर वर्क मेथड्स के ऊपर फोकस किया गया और वो टेक्निक जिससे एम्प्लॉय के आउटपुट बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब यहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडीज रिप्लेस रूल ऑफ थंब वर्क मेथड्स विद द वन बेस्ट वे टू अकम्प्लिश अ टास्क। तो यहाँ पर टाइम एंड मोशन स्टडीज क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में ये दो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वन इज टाइम एंड मोशन स्टडीज which you can do it any time, आप किसी भी टाइम में इसको यूज कर सकते हो, टाइम एंड मोशन स्टडीज, ये देखोगे हर समय एप्लीकेबल है, हर एक चीज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, टाइम एंड मोशन स्टडीज एंड पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम, ये दो जो है ना, दिस आर आउटकम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टाइम एंड मोशन स्टडीज क्या है, टाइम एंड मोशन स्टडीज में क्या किया गया, सारे प्रोसेस को स्टडी किया गया, लाइक ये यहाँ से यहाँ एक प्रोसेस, यहाँ से यहाँ एक प्रोसेस, इसके बाद ये एक प्रोसेस, इस तरह के का। अब ये 1 से लेकर 2 तक जाने में कितना टाइम लगा, मे बी इट टुक 15 मिनट, 2 से लेकर 3 में इट टुक 30 मिनट, 3 से यहाँ तक मे बी 45 मिनट, तो कितना कितना टाइम लगा, तो टाइम एंड मोशन। तो व्हाट आर द मोशंस इन्वॉल्व, लाइक मोशंस यहाँ पे मैं ऐसे दिखा रही हूँ, बट मैन्युफैक्चरिंग में इट कुड बी लाइक दिस, इट इज शोन इन अ फ्लो चार्ट लाइक दिस, देन इन अ सर्कल, बहुत तरह का होता है। आप इंजीनियर्स हो, आप अच्छे से समझोगे, जो इंजीनियर्स हैं। ठीक है,
तो अल्टीमेटली ये जो प्रोसेस है या मोशन है, कितने तरह का मोशंस होते हैं ना, हैंड मोशंस होते हैं, वी कॉल इट गिलबर्ट, ऐसे 17 हैंड मोशंस जो डिवाइस किए थे, तो हैंड मोशंस है, फिर डिफरेंट तरह के मशीन्स के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट मोशन में कितना कितना टाइम लग रहा है, किसी में 20 मिनट्स, किसी में 1 आवर। तो ये स्टडी किया गया साइंटिफिक मैनेजमेंट द्वारा, जिसको बोलते हैं हम टाइम एंड मोशन स्टडीज। ठीक है। सेकेंड जो आउटकम हुआ साइंटिफिक मैनेजमेंट का, विच वॉज वेरी फ्रूटफुल, वॉज पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम। पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम मतलब क्या होता है? पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम में स्टडी किया गया कि एक घंटे में इतना बन सकता है, और उसके बाद अगर कोई वर्कर उससे ज्यादा बना रहा है, जैसे आप पर पीसेस एडिशनल जो भी पर पीसेस बना रहे हो, उसके ऊपर एक इंसेंटिव डिफाइन होती है कि एक्स्ट्रा आपने 10 पापड़ बनाने थे, 10 के बाद 11 से आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन मॉडर्न वर्ल्ड। आप देखो आज की डेट में ये भी चलता है, और टाइम एंड मोशन स्टडीज भी चलता है, जिसका नाम हम लोग समवॉट एसओपी या और डिफरेंट डिफरेंट नाम से यूज करते हैं, बट चीज वही है। पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम भी इंसेंटिव के लिए तो लगता ही है। ठीक है। तो ये दो अप्रोचेस था। लेकिन यहाँ पर एक चीज थी, हम लोग यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में जो सबसे ज्यादा हम लोग स्टडी करते हैं, दैट इज वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। साइंटिफिक मैनेजमेंट में यहाँ पे वन बेस्ट वे टू डू अ जॉब, इसके ऊपर फोकस किया गया, क्योंकि साइंस है ना, तो साइंस विल डेफिनेटली फोकस इन अ सिंगल सिस्टम। तो यहाँ पर जो वो ह्यूमन डायमेंशन है वो मिसिंग था, क्योंकि ये जो हम पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोकस क्या है कि पर पीस इंसेंटिव दे रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पर टोटली है इंसेंटिव देना, या हम लोग को ये सोच लेना कि लोगों को क्या बोल रहे हैं, इकोनॉमी से मतलब है, और वी कैन से कि यहाँ पर रैशनैलिटी के ऊपर फोकस किया गया है। रैशनैलिटी मतलब हर जो जितने भी स्टाफ हैं, दे आर वेरी रैशनल और इकोनॉमिक माइंडेड। तो इकोनॉमिक माइंडेड होना मतलब मैं इसको इकोनॉमिक मैन भी बोल सकती हूँ, इकोनॉमिक मैन कॉन्सेप्ट, ऐसा भी कॉन्सेप्ट है। बट सब लोग इकोनॉमिक माइंडेड अगर होने लगे, तो फिर वो वर्क डायनेमिक्स या जो वर्कफोर्स डायनेमिक्स है, या जो ह्यूमन डायमेंशन है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो गए। बिकॉज ये तो ह्यूमन है, तो मैंने पहले ही बताया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इटसेल्फ इज वेरी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ह्यूमन डायमेंशन जहां पर भी ऐड हो जाता है ना, क्योंकि लोगों का सोचने का कैपेसिटी है, हर लोगों की अपनी अपनी सोच है, उनका वर्क मतलब उनका वैल्यूज, उनका बिलीफ सिस्टम, सो मेनी थिंग्स आर देयर। तो जहां पे भी ह्यूमन डायमेंशन आ जाएगा ना, तो वहां पे इट विल मेक द थिंग्स कॉम्प्लेक्स। तो ये इकोनॉमिक मैन वाला जो कॉन्सेप्ट था ना टेलर का, so it was this concept that led Taylor to propose this differential piece rate system where workers get a high rate of pay of every unit of work. Taylor's expected the workers to maximize production in order to satisfy their one work related need, that is money. टेलर ने क्या किया, ये जो पीस रेट डिफरेंशियल पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम निकाला ना, तो उनका मानना था कि लोगों का एक ही मैंने क्या होता है, वर्क रिलेटेड नीड, मैं जो काम कर रही हूँ वर्क रिलेटेड नीड एक ही है, दैट इज मनी। तो मनी को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। तो ये वाला चीज यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हो गया, जैसे उस टाइम में क्या था, उस टाइम में पर्सनल डिपार्टमेंट्स थे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका जो ट्रेडिशनल रिस्पॉन्स, ये जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया था ना, उस टाइम में ट्रेडिशनल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपके बड़े बड़े पर्सनल डिपार्टमेंट की, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्टिंग, ट्रेनिंग स्टाफ, ये सारी थी, हेल्थ एंड सेफ्टी, क्योंकि उस टाइम तो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन ही थे, तो ट्रेडिशनल पर्सनल डिपार्टमेंट्स का एकदम ट्रेडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बहुत ट्रेडिशनल होती थी, ज्यादा कुछ नहीं होता था। तो प्राइम फोकस वाज ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो जब साइंटिफिक मैनेजमेंट आया, तो उस टाइम में एचआर डिपार्टमेंट का फोकस भी चला गया कि वो साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट करे। Thus, personal staff conducted time and motion studies and fatigue studies, did job analysis and developed job specification and design wage incentive system. तो उस टाइम में क्या किया, फोकस कहाँ चला गया कि साइंटिफिक मैंने एचआर डिपार्टमेंट को उस टाइम, या पर्सनल डिपार्टमेंट थे उस टाइम, एचआर डिपार्टमेंट नहीं थे, पर्सनल, पर्सन से पर्सनल होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट्स, उनका मेन फोकस था टाइम एंड मोशन स्टडीज करना, फैटिक स्टडीज करना, जॉब एनालिसिस करना, जॉब स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन वेज इंसेंटिव प्रोग्राम. Many personal departments supported welfare programs that address such needs of the workers like vacations, employee hygiene, job training, lunch room, company housing. ये सारी चीजें. This welfare program reflected the
पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट। ये जो वेलफेयर प्रोग्राम उस टाइम में दिए जा रहे थे, ये एक मतलब पैटर्नलिस्टिक मतलब क्या, एक मैनेजमेंट का एक कंसर्न टुवर्ड्स देयर स्टाफ, इस तरह का एटीट्यूड। However, such practice were not extremely successful in bringing about human behavioral changes and productivity gains to the extent desired by the management. लेकिन इतना ज्यादा ये एक्टिव नहीं हो या इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया, बट हाँ नो डाउट मतलब अच्छा एक प्रोडक्टिविटी तो आई थी, बट उतना ज्यादा नहीं आई। एंड दिस इज व्हाई द एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम बिकम लेस पॉपुलर ड्यूरिंग द 1920s एंड 1930s। धीरे धीरे ये 1920s से 1930s के बीच में एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम जो है वो कम होने लगे, क्योंकि साइंटिफिक मैनेजमेंट के माने संग साइंटिफिक मैनेजमेंट के संग वो लोग एम्प्लॉय वेलफेयर के ऊपर फोकस कर रहे थे। देन इट स्टार्टेड रिड्यूसिंग इट्स इंपॉर्टेंस या रिड्यूसिंग इट्स फैसिनेशन। एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम के ऊपर बहुत ध्यान दे रहे थे, फिर वो धीरे धीरे कमने लगा क्योंकि उतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी हाई नहीं हो पा रही थी। इसके बाद आया नेक्स्ट वाज द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच जो है ये आया आपके 1930s और 1940s में, जब हॉथरन स्टडीज हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है हॉथरन स्टडीज इन द फील्ड ऑफ बोल सकते हैं HRM, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में। ये जो हॉथरन में स्टडीज हुई थी, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन को हॉथरन में जो स्टडीज हुई थी, रिसर्चर्स ने स्टडी किया था कि ह्यूमन डायमेंशन के ऊपर फर्स्ट ऑलमोस्ट एक फर्स्ट रिजल्ट मतलब स्टडी हुई जहां पर फोकस हुआ कि लोगों का साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन, उससे उनका एक मोरल बढ़ता है जिससे प्रोडक्टिविटी। तो हॉथरन स्टडीज वर द फर्स्ट अमंग दी मैं बोल सकते हैं कि ह्यूमन रिसर्च के रूप में जो स्टडीज होती हैं उसमें अमंग मतलब एकदम फर्स्ट है उनमें से बोला जा सकता है। तो हॉथरन स्टडीज में वहां पे स्टडी किया गया या रिलेट किया गया प्रोडक्टिविटी विथ एम्प्लॉय मोरल बोल सकते हैं या सेटिस्फैक्शन, उनका साइकोलॉजी, इसको लेकर। तो मतलब किस तरीके से जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या था, साइंटिफिक मैनेजमेंट उसके बाद आप इंसेंटिव दे रहे हैं और फिर मैनेजमेंट बहुत ज्यादा एम्प्लॉय वेलफेयर प्रोग्राम दे रही है, तो ये जो भी चीजें ऑफर की जा रही थी, तो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? द रीजन वाज सिंपली सो दैट प्रोडक्टिविटी कुड बी इंक्रीज। सो हॉथरन स्टडीज में जब ये ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच आया, ऊपर तक हमने पढ़ा था साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, आफ्टर साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच कम्स दिस ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। अब ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में जो ये हॉथरन स्टडीज हुई थी, जो स्टडीज, अब मैं यहाँ पे स्टडीज आज नहीं बता रही, वो स्टडीज अलग से एक बार एक्सपेरिमेंट बताऊंगी क्या क्या हुआ था। ये जो स्टडी हुई थी मेनली फोकस आप समझ लो कि एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक्सपेरिमेंट जो हुई थी उसमें मेनली लोगों को, कुछ लड़कियों को या फैक्ट्री वर्कर्स को ऑब्जर्व किया गया था। तो देखा गया कुछ कंडीशंस पे, कंडीशंस कभी बढ़ाए जा रहे हैं कभी जैसा, चलो एक एग्जांपल मैं दे देती हूँ। वन सच एक्सपेरिमेंट वाज इल्यूमिनेशन स्टडीज। इल्यूमिनेशन स्टडीज में क्या हुआ था, देखो कुछ वर्कर्स को सिलेक्ट किया गया, कुछ लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था फैक्ट्री से, लड़कियां ही थी वहां हो सकता है, तो सिलेक्ट किया गया 5-6 लोगों को। अभी देखा गया एक रूम में लाइट की जो इंटेंसिटी है पहले एकदम डीम लाइट रखा गया, फिर उनको कुछ काम दिया गया, कुछ टास्क दिया गया, तो देखा उनकी प्रोडक्टिविटी जो है ठीक है ऑलमोस्ट कुछ एक नोट डाउन किया गया कि ये प्रोडक्टिविटी है, मे बी एक्स और वाई वॉट एवर इज द प्रोडक्टिविटी। सपोज डिम लाइट पे प्रोडक्टिविटी 100 है, ठीक है। फिर इंटेंसिटी ऑफ लाइट वाज इंक्रीज, लाइट की जब इंटेंसिटी इंक्रीज हुई तो देखा गया प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ के 150। देन उसके बाद देखा गया कि और भी ज्यादा उस लाइट की इंटेंसिटी को फिर बढ़ाया गया, घटाया गया, विद एडिंग दी क्या बोलते हैं उसमें वो कुछ कुछ चेंज भी किया गया उनके ऑप्शंस में, लाइक उनको छुट्टी या ब्रेक्स 2 बार दिया गया, 3 बार दिया गया। इसके बाद देखा गया अल्टीमेटली चेंजिंग कंडीशन जो है वो थोड़ा थोड़ा चेंज किया जा रहा था। तो देखा गया कि कंडीशन जो भी चेंज कर रहे हैं, अल्टीमेट जो एंड है कि प्रोडक्टिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। कभी लाइट को बढ़ा रहे, कभी लाइट को घटा रहे, लंच टाइम कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, इस तरीके से मतलब बहुत सारे कंडीशंस थे, तो कंडीशंस को चेंज कर रहे हैं, ये वो करके कर रहे हैं बहुत सारे एक्स एंड वाई ऐसे मिक्स एंड मैच, लेकिन देख रहे हैं प्रोडक्टिविटी जो कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो ऑब्जर्वेशन ये हुई कि इट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट और बिकॉज ऑफ सम अदर फैक्टर्स और चेंजिंग कंडीशन कि ये प्रोडक्टिविटी वाज इंक्रीजिंग।
rather productivity was increasing because of the satisfaction or because of their morale that has been increased. लोगों का जो स्टाफ का जो मोरल इतना इंक्रीज हुआ था क्योंकि उन लोगों को सिलेक्ट किया गया था, उतने सारे में से उन लोगों को सिलेक्ट किया गया था। तो ये जो एक अंदर से एक मोटिवेशन था ना कि हम लोगों को सिलेक्ट किया गया, इसके कारण उनकी प्रोडक्टिविटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। समझ आया? तो एचआर स्टडीज जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हॉथरन स्टडीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। The result of this study suggested that employee productivity was affected not only by the way the job was designed and the economic rewards, but by certain social and psychological factors. तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि psychological factors यहाँ पे important है। In course of their studies, Elton Mayo and F.J. Rothsberger found that feelings, emotions, and sentiments on employee were greatly influenced by such work condition as group relation and management support. तो यहाँ पर देखा गया एल्टन मेयो और जो जो उनके लोग थे इस हॉथरन स्टडीज में, उन्होंने देखा कि फीलिंग्स, इमोशंस, सेंटिमेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जैसे ग्रुप रिलेशनशिप कैसा है, मैनेजमेंट कैसा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो सॉफ्ट रिवॉर्ड है, ये तो नॉर्मल आप नॉर्मल भी ऑब्जर्व करोगे। पैसा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, बट आपको बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है बट आपका मन नहीं लग रहा है वहां पर, बिकॉज सी वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल आर सोशल। ये तो हमारा एक सोशल अफेक्शन या सोशल एक क्या बोलते हैं, सबको का रहता है कि सोशल बिलोंगिंगनेस हो, एक सोशल बॉन्डिंग हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे ये कल्चर है सोशल बाउंडिंग का, आप देखोगे जहाँ पे लोग एक दूसरे से मिलके काम कर रहे हैं, थोड़ा सा कैजुअल या इनफॉर्मल वर्क कल्चर है, हर समय टॉप मैनेजमेंट का प्रेशर नहीं रहता है, वहां पे लोग ज्यादा अच्छे से काम करते हैं और वहां के लोग ज्यादा दिन एक संग रहते भी हैं, rather than where there are strict rules। बहुत अच्छी सैलरी है बट रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, लोगों के अंदर बिल्कुल सोशल बॉन्डिंग नहीं है, बिल्कुल फ्लेक्सिबल अप्रोच नहीं है। तो वो जो ये जो सॉफ्ट रिवॉर्ड है ना, सोशल बॉन्डिंग या अफेक्शन, मैनेजमेंट का सपोर्ट, ह्यूमन टच, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ह्यूमन टच डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए। So the growing strength of unions was also a major factor responsible for the shift to the concept of human relation। धीरे धीरे क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी तो ट्रेड यूनियंस का कॉन्सेप्ट भी बढ़ने लगा धीरे धीरे, और वहां पे जो ह्यूमन रिलेशंस का कॉन्सेप्ट पे डेवलप नर्चर करने लगा। सो वहां पे देखा गया कि साइंटिफिक मैनेजमेंट से कंपनीज धीरे धीरे मूव कर गई टुवर्ड्स ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच। दिस इज ह्यूमन रिलेशन, मैंने रिलेशन लिखा क्योंकि इसके बाद जो है ना हम लोग ह्यूमन रिसोर्स पे आ जाएंगे। ये ह्यूमन रिलेशन है, यहाँ पर हम लोग रिलेशंस पे फोकस कर रहे हैं। Although human relations approach was instrumental in improving the work environment for many workers, it was not very successful in increasing their productivity and improving job satisfaction। अब देखो यहाँ पर क्या था, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, ये ना कुछ ज्यादा ही ओवर सिंप्लीफाइड अप्रोच है। जैसे साइंटिफिक मैनेजमेंट बहुत ज्यादा ही टेक्निकल हो जाता है, ह्यूमन रिलेशन बहुत ज्यादा ही सिंपल हो जाता है। तो दोनों ही दो एंड कॉन्टिनम अगर आप ले ना एक स्केल का, तो दो कॉन्टिनम पे, ये 0 पे तो ये 100 पे, इस तरीके का, तो बोथ विल नॉट वर्क। ज्यादा टाइट हो जाओगे, ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गए वो भी नहीं चलेगा, ज्यादा सॉफ्ट हो जाओगे तो भी नहीं चलेगा, ऐसा होता है ना। जैसे ह्यूमन रिलेशंस का अप्रोच ओवर सिंप्लीफाइड वर्जन है, हैप्पी वर्कर्स इज अ हार्ड वर्कर। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, हर समय हैप्पी वर्कर हार्ड वर्कर होंगे ऐसा जरूरत नहीं है। Human relation approach did not recognize individual differences. Each employee is unique and his or her wants, needs and values would be different. The approach did not recognize the need for a job structure. It did not give adequate importance to procedures, standards, and work rules that would steer employee towards the achievement of organizational goals. अब human relations approach में क्या है, यहाँ पर कोई work process, work standard इसका कोई बात ही नहीं है, सिर्फ लोगों के sentiments, लोगों का psychological satisfaction, this were only observed। तो वो भी तो नहीं चलेगा ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया, 1950s एंड 1960s के तरफ आप जाओ तो यहाँ पे आ गया ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच। ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच वाज वेरी सक्सेसफुल, और इसका ही अब अपग्रेडेड है जो हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। ह्यूमन कैपिटल के बारे में बाद में बात करूंगी, पहले ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच पे आ जाती हूँ। यहाँ पर क्या हो गया, अब ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच को यूज करने लगी, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन विच ट्रीट्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स and employee needs as being mutual and compatible and which can be pursued in unison।
तो ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच में क्या किया, यहाँ पे जो अप्रोच है, यहाँ पे बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, देखो हम लोग सब एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं, सपोज वी ऑल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स ये है, मैनेजमेंट का बेसिक फंडा ये है कि जितने भी लोग इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करेंगे, देयर गोल्स शुड बी सबऑर्डिनेट, ये जितने भी इंडिविजुअल्स गोल्स है ना, दिस शुड बी सबऑर्डिनेट टू द सुपर ऑर्डिनेट गोल। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसका सबऑर्डिनेट हमारा गोल होना चाहिए। इसका मतलब हमारा सबका गोल, they should be synchronized or our efforts should be directed towards same goal। हम सबके goals जो हैं वो एक तरफ एक दिशा में जाने चाहिए। then only we can achieve overall organizational goals। that means overall organization goals can only be achieved when everyone goals is pursued in the same direction। ऐसा नहीं मैं इधर जा रही हूँ तुम उधर जा रहे हो, then at this point of time we can never achieve organizational goal। तो organizational में जो human resource approach आया, रिसोर्स अप्रोच में ये माना गया कि ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉइज गोल्स दे आर म्यूचुअल एंड कंपैटिबल एंड दैट इज व्हाई दे कैन बी परस्यूड इन यूनिसन। मतलब ये मेरा स्टाफ है, इन लोग स्टाफ हैं छोटे छोटे, और इनके जो गोल्स हैं वो मेरे गोल्स के संग है, मतलब मेरी कंपनीज के गोल्स के संग है। ये ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड दिस आर स्मॉल स्मॉल इंडिविजुअल्स गोल एंड दे विल वर्क इन यूनिसन, दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएंगे। Research in behavioral sciences during 1970s suggested that treating people as a resource rather than factors of production or as human beings who act on the basis of emotion alone would lead to a real benefit for an organization as well as for the employee। तो क्या माना जाने लगा कि अगर employees को हम resource के रूप में देखें rather than as a factors of production, अगर मैं factors of production देखती हूँ तो फिर वो बिल्कुल मैकेनिकल हो जा रहा है साइंटिफिक में। सिर्फ ह्यूमन देख रही हूँ कि नहीं, ह्यूमन देख रही हूँ तो क्या हो जा रहा है, वो बहुत ज्यादा ही सिंप्लीफाइड हो जा रहा है, बिल्कुल सिर्फ इमोशंस के ऊपर, दोनों ही एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। इसी वजह से जब हम रिसोर्स रूप में देखते हैं, रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो क्या होता है, एक बैलेंस्ड अप्रोच होता है एंड इट वुड लीड टू गेट अ रियल बेनिफिट। क्योंकि रिसोर्स को हम कैसे इकोनॉमिकली यूज करते हैं, उसको डेवलप करते हैं, उसको नर्चर करते हैं, ऐसा होता है ना। The human resource approach is based on a number of principles, some of which are employees are assets to an organization। अभी जो human resource approach आया उसमें जो concept है उसमें employees को क्या मानने लगे हम लोग, assets, कि employees are assets for an organization। तो asset को जैसे हम लोग investment करते वक्त बहुत सोचते हैं ना कि भाई क्या NPV आएगा, क्या present value आएगा, everything, policies, programs, ये सारे चीज पे हम ध्यान देने लगे। जो भी policies या programs हो, they should cater to the needs of the employees। ठीक है। It is necessary to create and maintain a work environment which is conducive to encourage the employee to develop and harness their knowledge and skills for the benefit of the organization। ठीक है, ये कुछ कॉन्सेप्ट है ह्यूमन रिसोर्स के। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक्सटेंडेड वर्जन जो है, जो अभी हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। अब ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में एक्सटेंडेड वर्जन में क्या क्या ऐड हुआ, जैसे यहाँ हमने सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा था, अब यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल आ गया। तो कैपिटल में जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एज अ कैपिटल, तो कैपिटल को आप डेवलप कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, रिसोर्स से एक स्टेप आगे चला गया। तो ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में हम ह्यूमन के जो कैपिटल्स है वो दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक उनका फिजिकल कैपिटल है, एक हो गया उनका नॉलेज बेस्ड कैपिटल, जिसको इंटेलेक्चुअल कैपिटल भी बोलते हैं। तो उस कैपिटल को मैनेज करना, मतलब एक्सटेंडेड जो वर्जन है दैट इज ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट। सो आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में थोड़ा सा पढ़िए, which is